आज हम पढ़ेंगे पाइनस में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। पाइनस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दो चरणों में किया जा सकता है। नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो, नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम प्रो एम्ब्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहला चरण है डेवलपमेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो में हम देखते हैं जैसा कि फिगर 5.23 के ए में दिखाया गया है कि जाइगोट का न्यूक्लियस बेसल भाग से सिरे की ओर गमन करता है और यहाँ पर इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से 4 न्यूक्लियाई बनते हैं। ये चारों न्यूक्लियाई अपने आप को जाइगोट के बेसल भाग में एक तल में व्यवस्थित कर लेते हैं और इनके विभाजन से 8 केंद्रक बनते हैं जो 4-4 के 2 सोपानों में व्यवस्थित होते हैं। अब भित्ति निर्माण से निचले सोपानों में 4 कोशिकाएं बनती हैं। इन दोनों सोपानों में विभाजन से 4-4 कोशिकाओं के 4 सोपान बन जाते हैं, जैसा कि फिगर ई में दिखाई दे रहा है। फिगर ई, एफ और जी में दिखाई दे रहा है। फिगर जी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 टायर्स आराम से दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 न्यूट्रिटिव टायर, नंबर 2 रोजेटी टायर, नंबर 3 सस्पेंसर टायर और नंबर 4 एम्ब्रियोनल टायर। नंबर 1 न्यूट्रिटिव टायर, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, इस टायर की कोशिकाएं आप देख रहे हैं फिगर जी में। फिगर 5.23 के फिगर जी में आप देख रहे हैं कि इस टायर की कोशिकाएं इनकम्प्लीट कोशिकाओं का बना होता है, क्योंकि इसमें कोशिकाओं के एक तरफ तो सेल वाल है लेकिन ऊपर की तरफ सेल वाल नहीं है। इस टायर का मेन फंक्शन न्यूट्रिशन है, अतः इसे न्यूट्रिटिव टायर कहते हैं। इसके बाद में हम देख रहे हैं रोजेटी टायर। यह है एम्ब्रियोनल टायर और सस्पेंसर टायर के लिए एक न्यूट्रिटिव टिश्यू का कार्य करता है। मतलब ये न्यूट्रिटिव टायर से न्यूट्रिशन लेकर सस्पेंसर टायर और एम्ब्रियोनल टायर को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। नंबर 3 सस्पेंसर टायर। सस्पेंसर टायर की कोशिकाएं कुछ समय पश्चात लंबाई में लंबी हो जाती हैं और ये डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को फीमेल गैमेटोफाइट में नीचे की ओर धकेलती हैं, यानी एंडोस्पर्म में ये धकेलती हैं। नंबर 4 एम्ब्रियोनल टायर है। ये सबसे नीचे का टायर है। इसके कोशिकाएं विभाजित होकर एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फिगर 5.24 में हम देखेंगे। यहाँ हम फिगर 5.24 में देख रहे हैं कि प्रो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं फिगर 5.24 के फिगर ए, बी और सी में हम देखेंगे कि जो सस्पेंसर सेल हैं ये लंबाई में बढ़ गई हैं, ज़्यादा लंबी हो गई हैं। सस्पेंसर टायर की सेल्स बहुत ज़्यादा लंबी होकर एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में ढकेलती हैं। एम्ब्रियोनल टायर को एंडोस्पर्म में ढकेलती हैं, लेकिन जगह की कमी होने के कारण, स्थान की कमी होने के कारण जो सस्पेंसर सेल की प्राइमरी सस्पेंसर सेल्स हैं वो कुंडलित हो जाती हैं, जैसे कि फिगर सी में दिखाई दे रहे हैं। 5.24 के फिगर सी में दिखाई दे रहा है। एम्ब्रियोनल टायर की जो कोशिकाएं हैं
यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सस्पेंशन सेल के नीचे क्लीवेज हो जाती है और एम्ब्रियोनल टायर की 4 कोशिकाओं में से 4 सेकेंडरी सस्पेंशन सेल के साथ एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं और इस तरह से हर सस्पेंशन सेल के साथ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि साइकस में एक से अधिक पाइनस में एक जाइगोट से एक से अधिक एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। इस तरह से जो क्लीवेज होता है सस्पेंशन सेल्स में और इस तरह के डेवलपमेंट प्रो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्लीवेज प्रो एम्ब्रियोनी कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लीवेज होने से एम्ब्रियो में अब हमें 3 चीज़ें दिखाई देती हैं। फिगर में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। फिगर 5.24 में हमें 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो हमें दिखाई दे रहा है कोटिलिडन्स, यहाँ पे 3 से अधिक कोटिलिडन्स है। फिगर 5.24 के डी में हम देख रहे हैं 3 से अधिक कोटिलिडन्स है। प्लूम्यूल दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही हमें रेडिकल भी दिखाई दे रहे हैं जो और इसके रेडिकल के ऊपर हमें कुछ सस्पेंसर सेल के अवशेष भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बाद में हम पाइनस का सीड देख रहे हैं। पाइनस के सीड में हम देखेंगे एक तो एम्ब्रियो है जो कि फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर हमें एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है। दूसरा एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है। एंडोस्पर्म इसका न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो एम्ब्रियो को घेरे हुए रहता है और इसके बाद में हमें सीड कोट दिखाई दे रहा है। सीड कोट में हम देखेंगे कि एक भूरे रंग की पतली झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि न्यूसेलस का बचा हुआ भाग है, जो कि हम देखते हैं कि ये न्यूसेलस का बचा हुआ भाग होता है। और हमें यहाँ सीड कोट दिखाई दे रहा है। सीड कोट स्टोनी होता है और इसके भीतर की ओर पतला टैगमन दिखाई देता है। ये भीतरी इंटेग्यूमेंट्स से बनता है। यहाँ पर हम सीड का एलएस देख रहे हैं जिसमें हमें एक न्यूसेलर केप दिखाई दे रही है, सस्पेंसर दिखाई दे रहा है, रेडिकल दिखाई दे रहा है और एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है जिसमें कि एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। एम्ब्रियो में हम देख रहे हैं हाइपोकोटाइल दिखाई दे रहा है और कोटिलिडन्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें इनर फ्लैशी लेयर दिखाई दे रही है। इंटेग्यूमेंट की इनर फ्लैशी लेयर एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई दे रही है और बाहर की तरफ एक सख्त लेयर दिखाई दे रही है जो कि मिडल स्टोनी लेयर है। इसके अलावा हमें एक इसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ये फिगर जो दिखाई दे रहा है इसमें हम देखते हैं कि एक ओविलिफेरस स्केल एक विंग के रूप में हमें दिखाई देता है जो झिल्लीदार होता है। ये ओविलिफेरस स्केल सीड्स को विंड द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से जर्मिनेशन होता है। सीड का जर्मिनेशन फेवरेबल कंडीशंस में सीड का जर्मिनेशन होता है जिसमें कोटिलिडन्स ज़मीन से बाहर आ जाते हैं चूँकि कोटिलिडन्स हैं और ये ग्रीन कलर के होते हैं। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं जो जर्मिनेशन है एपीजियल प्रकार का होता है क्योंकि कोटिलिडन्स ज़मीन से
पहले बाहर निकलते हैं। यहाँ पर जो रेडिकल है लंबा होकर प्राइमरी रूट को जन्म देता है, जो कि टैप रूट सिस्टम बनाते हैं। जर्मिनेशन के दौरान ही हम देखते हैं कि जो सीड कोट है ये नमी को अवशोषण करके फूल जाता है और फट जाता है। इससे रेडिकल निकलते हैं जो भूमि के अंदर की ओर होते हैं, और प्रांकुर जो प्लूम्यूल है वो फोटोट्रॉपिक होता है, लाइट की ओर ग्रोथ करता है, और प्लूम्यूल से सूट का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से कुछ ही समय पश्चात, जैसा कि फिगर डी में दिखाई दे रहा है, ये सीडलिंग मैच्योर प्लांट में विकसित हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं पाइनस की लाइफ साइकिल 3 से 5 साल में पूर्ण होती है।